भाई लोगों को राम राम प्रणाम सादर नमस्कार। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज मुद्दा वापस, पहले मुझे इतना इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था बिल्कुल कि वाकई नीट यानी जो हमारे समय का सीपीएमटी था यानी कि डॉक्टर बनना मेरे दिल के इतने करीब था कि अब उसकी टीस बार बार उभरती है कि उस ज़माने में भी पेपर लीक हुआ, उस ज़माने में भी हमारे जैसे लोग उस व्यवस्था के शिकार हो गए। और खैर, जैसा मैंने बच्चों के लिए कहा था कि बच्चों हिम्मत नहीं हारना है, हम लोग भी आगे बढ़ते रहे, अपने ज़िंदगी के अपने मुकाम पाते रहे। खैर, एनटीए कितना सड़ चुका था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल रॉटिंग एजेंसी बन चुकी थी। जिन लोगों के पास उसमें बैठ करके छात्रों के भविष्य को तौलने के लिए पेपर बनाने के अधिकार थे, उनको सुरक्षित रखने के अधिकार थे, वो सारे के सारे लगभग कॉम्प्रोमाइज्ड पाए गए। और अगर कोई अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ है तो आप ये मत समझिए कि उसका कोई रोल नहीं है। रोल तो चेयरमैन का भी है, डायरेक्टर का भी है, और इस पर रोल तो धर्मेंद्र प्रधान का भी है। मोदी जी का एक बड़ा सरल फार्मूला है कि वह अपने किसी भी मंत्री से, उनका वो राजा बबुआ है, उससे कभी नहीं पूछते कि बेटे तुमसे कोई गलती हुई, कभी भी उससे इस्तीफ़ा नहीं मांगते, लेकिन पटकेंगे ज़रूर, ये मुझे उम्मीद है। और धर्मेंद्र बाबू जितनी जल्दी पद छोड़ दें वो अच्छा है, क्योंकि एनटीए कोई छोटी मोटी संस्था नहीं थी और उसके अंदर इतनी गंद फैलती रही कि उसकी बदबू आपको अभी तक या कभी तक भी नहीं आएगी। आपका दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, और आपकी बहुत बड़ी गलती है। एक बात लेकिन जो अभी इसी संदर्भ में दोबारा मुझे याद आई, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में जो इस तरीके की एलीट सर्विसेज हैं, हालांकि एनटीए वाली तो शायद उस पर नहीं आती होगी, लेकिन जो अपने प्रशासन से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आरएएस, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी और पीएससी से जो लोग सेलेक्ट होते हैं, वो कितने बड़े बादशाह हो जाते हैं, वो कितने बड़े किंग हो जाते हैं। नेता तो बेचारा भी फिर भी मर खप के 5 साल में एक बार आता है आपसे नमस्ते करने के लिए, आपसे वोट मांगने के लिए, उस समय आपकी खरी खोटी भी सुनता है। अरे हाँ, खरी खोटी से याद आया कि सुना है कि राहुल बाबा ने जम के गद्दार वद्दार कह डाला है मोदी अमित शाह सभी को। और वो नॉर्वे की टुटपुंजिया वो कह रही थी कि यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। 157वें नंबर में अगर इतनी गालियाँ चल सकती है तो नॉर्वे में तो रोज़ गाली कंपटीशन होता होगा क्या, शायद, पता नहीं। तो खैर, अपन पुराने मुद्दे पर आते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं उनको अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में इतनी इम्यूनिटी दी थी क्योंकि वो अंग्रेज़ों को जनता के प्रति जवाबदार नहीं होना पड़ता था। अब जब सरकार यानी नेता जवाबदार है तो सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले जवाबदार क्यों नहीं है। अभी आज एक केस चला, मैं उस लेडी अफसर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक सिस्टम की खामी मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ कि वो 2017 बैच की आरएएस से, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से वो एसडीएम बनी। 2021 में ही वो अच्छी एक महान घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। तो 5 साल बाद, वैसे तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा था पीछे, सरकार कोई जानकारी देने आती नहीं है, और मीडिया भी जब तक चटपटी रहती है तभी तक खबर सुनाती है, उसके बाद का कोई फॉलोअप होता नहीं है। बहरहाल 2026 में उनको हाईकोर्ट ने राहत दी कि उनका सस्पेंशन जो है रिवोक किया जाए, मतलब 5 साल से सस्पेंडेड चल रही होंगी, तब उनका सस्पेंशन ख़त्म कर दिया। अब मेरे को एक बात बताइए, जो बतानी नहीं है, मनन करनी है, और मनन के अलावा भी जो सुधीजन इसको सुन रहे हैं वो मेरे को ये बताएं कि जो सर्विस में उसका सस्पेंशन था
उसका आकलन या उसके ऊपर जो भी प्रतिक्रिया दी हाई कोर्ट ने वो सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से दी। एक निश्चित समय सीमा तक आप उसको सस्पेंड नहीं रख सकते, हालांकि सस्पेंड रखना भी घाटा पब्लिक का ही है। काम हो नहीं रहा, सुविधाएं मिल रही हैं, लिमिटेड ही सही लेकिन सुविधाएं तो मिल रही हैं, तनख्वाह मिल रही है, सीनियरिटी बढ़ी रही है, सभी कुछ हो रहा है। और कल को खुदा न खास्ता हो अगर बच गई तो उनका कितना बड़ा ओहदा हो जाएगा, कितनी उनको एरियर मिलेगा और न जाने क्या क्या होगा। खैर, मैंने भी चूँकि सर्विस झेली है तो सर्विस में सर्विस रेगुलेशंस से जो ट्राइब्यूनल या कोर्ट के अंदर जो फैसले होते हैं वो तो सरकार द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में लिप्त है, जैसे इस केस में भ्रष्टाचार के मामले में घूस लेने में लिप्त है, या मैं मान लूँ कोई और उनसे इस तरह की गलती हो जाए, उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया हो, किसी को कोई मेल हो तो उसने बलात्कार कर दिया और उसके चलते अगर वो सस्पेंड हुआ हो, तो क्या उसका सस्पेंशन या उसकी नौकरी के जो भी रिपरकशन होंगे, क्या वो इस पर्टिकुलर केस को ध्यान में रखकर नहीं किए जाएंगे? क्या ये केस उस सर्विस रेगुलेशंस के ऊपर भारी नहीं पड़ेगा? क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब अभी इन पर सर्विस रेगुलेशंस लागू नहीं होंगे जब तक कि ये एसीबी के एंटी करप्शन ब्यूरो के केस से बाहर नहीं निकल आता जितने भी लोग हैं। पहली चीज़ तो सरकार अभियोजन स्वीकृति में बहुत देर करती है, बहुत से केसेस में अभियोजन स्वीकृति देती नहीं है। अभियोजन स्वीकृति अगर दे दी है तो ये तो ओपन एंड शट केसेस है ना, इनको तो आप खोलो, महीने 2 महीने में इनकी पूरी विवेचना करवाओ और इनको निर्णय की स्थिति तक ले जाओ। इसमें निर्णय हो जाए, इसमें वो बाइज्जत बरी हो जाए तो सर्विस रेगुलेशंस के मुकदमे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनको वहाँ भी बाइज्जत रिस्टोर कीजिए, उनको एरियर दीजिए, उनकी सीनियरिटी दीजिए और ये मान लीजिए कि भाई एक एसीबी से गलती हो गई या किसी भी आपराधिक मामले में दूसरे पक्ष से गलती हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर आप उनको रिलीफ दे रहे हैं सर्विस रेगुलेशंस के चलते, वो व्यक्ति फिर से पदासीन हो जाएगा। इस बीच में अब आपका चूंकि एसीबी का मुकदमा तो अभी भी आप 10 साल और चलाओगे, तो इन 10 सालों में वो जो निर्णय लेगा, वो जो वापस रिवेंजफुल कमाई करेगा, क्योंकि अब तो उसको हो सकता है जब नौकरी मिल जाए तो वो ये भी सोचे कि यार ये एसीबी को भी पैसे वैसे दे के इनको भी निपटाया जाए, घूस लेते हुए पकड़े जाओ और घूस दे करके छूटो। तो ऐसे तंत्र में जो हमने तंत्र बना रखा है जिसपे इतना अतार्किक संबंध है भ्रष्टाचार और क्राइम अपराध का और सर्विस रेगुलेशंस का, वहाँ पर एनटीए जैसी सैकड़ों संस्थाएं इसी तरह बर्बाद होंगी, क्योंकि यही लोग घूम फिर करके इस सिस्टम में घूमते हैं। कभी कोई किसी का चीफ बन जाता है, कभी कोई किसी का वो बन जाता है। प्लस अब दूसरी चीज़ एक और भी है इसमें, इतने ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं, इतनी ज़्यादा एंट्रेंस परीक्षाएं, इतना पहले ही क्यूरिकुलम और इन सब के बेसिस पर, उसकी पढ़ाई के बेसिस पर वो बच्चा इतना परेशान कर दिया जाता है। उसके बाद इस सारी जद्दोजहद का क्या मतलब रह जाता है, और इस जद्दोजहद से निकलने का क्या हम कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते? क्या विदेशों में भी सब कुछ ऐसे ही होता है? 100 200 एंट्रेंस एग्ज़ाम और हज़ारों की संख्या में प्रतियोगी परीक्षाएं, और फिर उसके बाद एक नौकरी के बाद अब मन नहीं भरा तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। भाई जिसके पास काबिलियत है वो तीसरी, चौथी, पाँचवीं तक भी जाएगा। पीछे जो उसने नौकरी ली वो जगह खाली हो गई, उसके लिए फिर भागा दौड़ी चालू हो गई। इन सब चीज़ों को एक तार्किक अंत की तरफ ले जाना चाहिए। इस बोझ को भी हम कम करेंगे तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज के सिनेरियो में
बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। केवल ईरान और अमेरिका के युद्ध की बात नहीं है, उसके बाद एआई और चाइना का मुकाबला और फलाना ढिकाना। इस समय अर्थशास्त्रियों की बाढ़ आ गई। अर्थशास्त्रियों ने बताना शुरू किया कि सुनामी आने वाली है, बहुत जल्दी सब ख़त्म होंगे। और हिंदुस्तान तो ज़रूरी ख़त्म होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के पास तो ना तो एक्सपोर्ट है, ना इसके पास क्या कहते हैं, तार्किक बुद्धि वाले लोग हैं, ना इन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया, ना इन्होंने R&D में कभी खर्च किया, वगैरह वगैरह। इस पर मैं अलग से बात करूँगा कि कितने भद्दे हैं ये अर्थशास्त्री, और कितनी भद्दी है इनकी सोच की ये कुछ सोच ही नहीं पाते। बस एक लाइन में एक ने बोलना शुरू किया, पूरा का पूरा इनका तंत्र जो है प्रभावी हो जाता है। खैर, अभी तो NTA और नीट की बात है। नीट की समस्या को एक समस्या न मानते हुए इसको समस्याओं का समुच्चय माना जाए, और इस पे जितनी जल्द हो सके इसका कोई अच्छा सा सलूशन निकाला जाए, ताकि और भी परीक्षाओं में इस तरीके की गड़बड़ियाँ या इतनी सारी परीक्षाओं की ज़रूरतें, इन सब चीज़ों को जितनी कम परीक्षाएं कर पाएंगे उतना ही लीकेज और इन सब की समस्याएं भी कम होंगी। फ़िलहाल के लिए राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रणाम, नमस्ते।